हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। मैं फिर गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस क्या रहने वाला है। आपको सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है आइए समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका एक लिखित प्रश्न पत्र मिलता है जिसमें आपका 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका 30 अंक का प्रोजेक्ट वर्क होता है जो कि आपके स्कूल की तरफ से 30 नंबर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपकी 4 इकाइयां हैं। 4 इकाई में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। पहला दोस्तों आपका इकाई है भारत और समकालीन विश्व सेकेंड इतिहास। इसमें आपका 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका आ जाता है समकालीन भारत सेकेंड यानी कि भूगोल। उसमें आपके 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों आपका आ जाता है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि सेकेंड नागरिक शास्त्र। इसमें आपका 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों चौथा आपका आ जाता है आर्थिक विकास की समझ यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका टोटल हो जाता है 70 का और 30 आपका स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें 70 का आपका होता है 20 इसमें बहुविकल्पी पूछे जाते हैं यानी कि एमसीक्यू और 50 का आपका लिखित होता है। तो दोस्तों इकाई 1 इतिहास में हम देखते हैं इसमें क्या पूछा जाता है। इसे भारत और समकालीन विश्व सेकेंड भी कहते हैं। इसे 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड 1 है, इसमें आपका घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें आपका पहला दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें आपका पढ़ना होता है आपको 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर आपका पढ़ना होता है जोसेफ मैथ्यूनी आदि के विचार। फिर तीसरा में आपको पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समान विशेषताएं। फिर दोस्तों सेकंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद में आपको पढ़ना होता है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत आंदोलन, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। फिर दोस्तों आपका सेकंड आ जाता है नमक सत्याग्रह। उसके बाद तीसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन। फिर चौथा आपका आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। पांचवा आपका है सामूहिक अपनत्व की भावना। फिर खंड सेकंड में दोस्तों हमें पढ़ना होता है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें दोस्तों आपका तीसरा है भूमंडलीकरण विश्व का बनना। इसमें पहला आपको टॉपिक है पूर्व आधुनिक विश्व। दूसरा है 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 ईस्वी तक विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेशवाद आपको पढ़ना होता है। फिर दोस्तों तीसरे में आपका महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था आर्थिक महामंदी घोर निराशा। इसमें आपका टॉपिक है, इसके अंदर आपको पढ़ना होता है। फिर दोस्तों चौथा टॉपिक आपका दिया गया है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और वैश्वीकरण की शुरुआत। ये यहीं पे आपको समझना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है चौथा में दोस्तों इन्होंने औद्योगिकरण का युग की में टॉपिक आपके हैं औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति। फिर दूसरा आपका है उपनिवेशों में औद्योगिकरण। फिर प्रारंभिक उद्यमी और कामगार। फिर औद्योगिक विकास का अनुत्थान। उसके बाद आपका वस्तुओं के लिए बाजार। ये दोस्तों आपका चौथा चैप्टर हो जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है खंड तीसरा। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। इसमें दोस्तों आपका पांचवा है मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें आपके टॉपिक है यूरोप में मुद्रा का इतिहास। उसके बाद 19वीं सदी में भारत में प्रेस का निर्माण। फिर राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रा संस्कृति में संबंध। ये दोस्तों आपका पूछा जाता है। इसमें दोस्तों आपका मानचित्र पूछा जाता है। मानचित्र में क्या क्या आपका पूछा जाता है। आपका इतिहास भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में दर्शाना होता है। अध्याय 3 से आपका पूछा जाता है भारत में राष्ट्रवाद 1918 से लेकर 1930 के बीच में दर्शाना और नामांकन और पहचान करना होता है। तो दोस्तों पहले चैप्टर से आपका पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, इसे आपको दर्शाना होता है। फिर कलकत्ता सितंबर 1920 ईस्वी का आपको दर्शाना होता है। नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927 के बाद लाहौर अधिवेशन 1929 को आपको दर्शाना होता है। फिर दोस्तों सेकंड में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व, केंद्र आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद दोस्तों आपका दर्शाना होता है चंपारण बिहार नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। सेकंड दूसरा आपका दोस्तों है खेरा गुजरात। उसके बाद किसान सत्याग्रह। उसके बाद आपका है अहमदाबाद गुजरात सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था। फिर अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद दोस्तों आपका है चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। असहयोग आंदोलन का उद्घोष यहाँ पर भी हुआ था। उसके बाद दांडी गुजरात में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहीं से चालू हुआ था। ये दोस्तों आपको दर्शाने होते हैं। फिर दोस्तों इन्होंने विशेष कर लिखा है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जिनके आंखों में कोई दिक्कत है उन्हें अपने मानचित्र पर दर्शाना नहीं होता है, उन्हें अपना 5 प्रश्न दिए जाते हैं, उनको आंसर लिखना होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है इकाई सेकंड। इसमें आपका होता है समकालीन सेकंड भूगोल।
कंट्रोल। इसमें दोस्तों आपका पहला चैप्टर हो जाता है संसाधन एवं विकास। इसमें आपको पढ़ना होता है संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भू उपयोग, भारत में भू उपयोग प्रारूप, उसके बाद भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, फिर मृदा संसाधन, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हमें पढ़ना होता है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार, वितरण, समुदाय और वन संरक्षण के बारे में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों तीसरा आपका आ जाता है जल संसाधन। इसमें जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रह के बारे में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका चौथा चैप्टर हो जाता है कृषि। कृषि में हमें पढ़ना होता है कृषि के प्रकार, शस्य प्रारूप, मुख्य फसलें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का, दालें, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जैसे गन्ना, तिलहन, चाय, कॉफी, बागवानी फसलें, अखाद्य फसलें, रबर, रेशेदार फसलें, कपास, जूट, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार के बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर दोस्तों इकाई सेकेंड में आपका दिया गया है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें दोस्तों हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है खनिज क्या है, खनिज की उपलब्धता, लौह खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज, अलौह खनिज, तांबा, बॉक्साइट, अधात्विक खनिज, अभ्रक, चट्टानी खनिज, खनिजों का संरक्षण, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, विद्युत, परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ना होता है जैसे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, संसाधनों का संरक्षण आदि के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। इसकी दोस्तों फुल तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे आ जाता है छठा विनिर्माण उद्योग। इसमें विनिर्माण का महत्व, कृषि आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, चीनी उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, मोटरगाड़ी उद्योग, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम के उपाय भी बताए जाते हैं इसमें। फिर दोस्तों आपका आ जाता है सातवां चैप्टर। इसमें आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इसमें आपको परिचय, परिवहन, स्थल परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, जल परिवहन, प्रमुख समुद्री पत्तन, वायु परिवहन, संचार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन एवं एक व्यापार के रूप में इनकी जानकारी मिलती है। इसमें आपका मानचित्र कार्य देना होता है, यानी कि आपको मानचित्र करना होता है। भारत के मानचित्र पर 1 से लेकर 7 अध्यायों से संबंधित सभी मानचित्र कार्य करने होते हैं। ये दोस्तों आपको सब बता दिया जाएगा और इसमें भी विशेष कर बताया गया है कि दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य से संबंधित केवल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें मानचित्र करना नहीं होता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है इकाई 3। इसमें आपका लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड होता है। इसमें नागरिक शास्त्र जिसे बोलते हैं। इकाई 1 में आपका अध्याय 1 एवं 2 आपकी होती है सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। इसमें दोस्तों आपको क्या पढ़ना होता है? लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है, किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है, लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है अध्याय 3। इसमें हमें पढ़ना होता है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसमें आपका है क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है, जाति का राजनीतिक और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है, किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है, इनके बारे में हमें जानकारी इसमें मिलती है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है इकाई सेकेंड अध्याय 4 राजनीतिक दल। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें दोस्तों प्रतियोगिता और प्रतिवाद संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर दोस्तों आपका आ जाता है अध्याय 5। इसमें लोकतंत्र के परिणाम में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से आंकलित किया परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए,
कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र से क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है? क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है? क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है? फिर दोस्तों हमें पढ़ना होता है भारत के लोकतंत्र को किसने जीवित रखा है अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने में मदद की है। उसके बाद दोस्तों आप कहा जाता है अर्थशास्त्र, जिसे हम आर्थिक विकास की समझ के रूप में जानते हैं। ये दोस्तों आपका अर्थशास्त्र होता है। इसमें दोस्तों आपका पहला चैप्टर है विकास। विकास में हमें क्या पढ़ना होता है आइए समझ लेते हैं। विकास में दोस्तों हमें पढ़ना होता है विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य और राष्ट्रीय विकास, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना, आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट, विकास की धारिता के बारे में पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका सेकंड चैप्टर है अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, तीनों क्षेत्रकों की तुलना एवं ऐतिहासिक परिवर्तन, भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व, अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण, स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। फिर दोस्तों आपका जाता है अध्याय 3। इसमें दोस्तों मुद्रा और फाक के बारे में पढ़ना होता है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप, करेंसी, बैंकों में निक्षेप, बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां, फाक की दो विभिन्न स्थितियां, ऋण की शर्तें, विविध प्रकार के फाक प्रबंध, भारत में औपचारिक क्षेत्र में फाक निर्धनों के स्वयं सहायता समूह के बारे में दोस्तों हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आप कहा जाता है इकाई सेकंड आपका अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? अंतर्देशीय उत्पादन, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना, विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। ये दोस्तों हमें पढ़ना होता है। फिर दोस्तों आपका लास्ट चैप्टर हो जाता है अध्याय 5। इसमें दोस्तों हमें पढ़ना होता है उपभोक्ता अधिकार, जिसमें बाजार में उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें, IFI एक मार्ग, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। ये दोस्तों आपको पढ़ना होता है। तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होता है, ये स्कूल की तरफ से करवाया जाता है, जो कि आपको स्कूल की तरफ से 30 नंबर मिलते हैं। तो ये दोस्तों आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है, इसकी पूरी तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाएगी। ये दोस्तों रहा आपका क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पूरा सिलेबस। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।